प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत जनसंचार माध्यम। तो जनसंचार माध्यम पढ़ने से पहले, उसको समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि जनसंचार दो शब्दों से मिलके बना होता है, जन और संचार। जन का अर्थ होता है लोग, व्यक्ति, समूह, और संचार का अर्थ होता है संचरण। ठीक, आगे देखिए। तो इस तरह से जनसंचार को मास कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। संचार सम उपसर्ग और चर धातु से मिलके बना होता है, जिसका अर्थ होता है संचरण, चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। इस तरह से हम कह सकते हैं एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का अर्थपूर्ण संदेशों का प्रेषण करना जनसंचार कहलाता है। इसको और अच्छे से समझिए और देखिए बच्चों। देखो, संचार के बिना जीवन संभव हो ही नहीं सकता है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे बड़ी भूमिका होती है। संचार दो और दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। इस तरह से संचार एक प्रक्रिया हो जाती है जिसमें कई तत्व शामिल होते हैं। ठीक, संचार कई प्रकार का होता है। मौखिक संचार, अमौखिक संचार, इसके अलावा अंतरवैयक्तिक संचार भी होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है संचार की परिभाषा और संचार का महत्व। देखो, संचार की परिभाषा और उसके महत्व को समझने से पहले बच्चों थोड़ा सा सुनिए। अब जरा आप सोचो कि क्या आप बिना बात किए हुए रह सकते हैं? क्या आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अकेलेपन और सोने के समय को छोड़ दिया जाए तो हम और आप अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या फिर संचार करने में लगा देते हैं। जानते हैं ना आप इस बात को कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, वो रह ही नहीं सकता है अकेले या चुप। तो इसलिए हम अगर सोने के समय को छोड़ दें, अकेलेपन के समय को छोड़ दें, तो फिर हम किसी न किसी रूप में संचार करते ही करते हैं। ठीक, यदि समाज में रहना है और विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो यह बिना बातचीत या संचार के बिना संभव होता ही। तो इतना आप समझ गए कि संचार क्या होता है और मनुष्य के लिए वो ज़रूरी है। जब मनुष्य समाज में रहते हैं तो संचार उनके लिए आवश्यक होता है। लेकिन हम आज जो पढ़ेंगे वह है जनसंचार। तो जनसंचार को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और संचार को समझना होगा। देखिए क्या है कि दरअसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभव एक दूसरे के साथ बांटते हैं। लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच की घटना या परिघटना नहीं है। संचार के तहत सिर्फ दो या उससे अधिक व्यक्ति नहीं आते हैं, बल्कि हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जनसंचार को हमने देखना है, उसको हमने पढ़ना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य संचार माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार कहलाता है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीकों को जनसंचार माध्यम कहा जाता है। तो बच्चों आप समझ गए जनसंचार क्या होता है, इसे नोट कर लीजिए। पूरा तूने सारा बर्बाद। अब देखिए संचार के तत्व। संचार के तत्व ये हैं: स्रोत, संचारक, फिर उसके बाद संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता,
और उसके बाद जब संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए उसके बाद होता है फीडबैक। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। संचार के तत्व, सबसे पहले आप लिखिए स्रोत या संचारक, फिर उसके बाद लिखिए संदेश, फिर लिखिए माध्यम और फिर लिखिए प्राप्तकर्ता और तब लास्ट में लिखिए फीडबैक। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि आप हिंदी में लिखिए और उसको कोष्ठ में फीडबैक लिख दीजिए। अब इसको समझना होगा बच्चों, जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इसको आगे पढ़ने का। देखिए कैसे समझेंगे आप। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत से होती है। स्रोत अर्थात संचारक। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो वह संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अब आप इसे कैसे समझेंगे? जैसे आप देखिए, आप स्वयं को एक स्रोत या संचारक मान लीजिए। आपको इतिहास की एक किताब चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा के किसी दोस्त से आग्रह करना पड़ेगा, उस तक अपने विचारों को पहुंचाना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ आपके संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आप अपने अपने मित्र को पत्र लिखेंगे या फिर कोई मैसेज या फ़ोन कॉल आप करेंगे और उस तक अपने संदेश को पहुंचाएंगे कि आपको पुस्तक चाहिए। तो ये तो हो गया पहला स्टेप, स्रोत या संचारक। कौन सा? ये वाला, स्रोत या संचारक। आप स्वयं स्रोत या संचारक मान लीजिए अपने आप को। आपको किताब चाहिए, आपने दोस्त को फ़ोन किया, आपने उसे मैसेज किया, उस तक संदेश पहुंचाया, ये संदेश आपने पहुंचाया। ठीक है, अब जो माध्यम है आप उसको समझिए। देखिए फिर क्या होगा इसके बाद संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण संदेश आया है। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत महत्व होता है। संदेश जितना स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। ठीक है, लेकिन संदेश को किसी माध्यम या चैनल के जरिए ही आप प्राप्तकर्ता तक पहुंचाएंगे। माध्यम के जरिए, जैसे कि फ़ोन के जरिए आप पत्र लिखेंगे, आप किसी के पास संदेश भेजेंगे, आप न्यूज़ चैनल या फिर किसी भी माध्यम से अपनी बात को पहुंचाएंगे, फैक्स करेंगे, कुछ भी आप पहुंचाएंगे तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। तो बिना माध्यम के हम संदेश को प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचा सकते हैं। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, जो संदेश को प्राप्त करता है। जब वो संदेश प्राप्त करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, उसे समझ जाएगा, उसके बाद वो क्या करता है, जब उसको संदेश मिल गया तो उसके बाद वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, यानी आपका वो जो मित्र है जिससे आपने किताब मांगी है वह किताब देगा या नहीं। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इसी प्रतिक्रिया को आप फीडबैक कहते हैं। ठीक है, समझे आप? अब है संचार के प्रकार। आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये संचार के प्रकारों को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। सांकेतिक संचार, इशारे से बताना। मौखिक या अमौखिक संचार, जैसे कि प्रणाम करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, ये सब मौखिक और अमौखिक संचार में आता है। अंतःवैयक्तिक इंटरपर्सनल संचार, पूजा करना, अपने आप से बातें करना, गुनगुनाना, ये सब आपका अंतःवैयक्तिक संचार होता है।
अंतरवैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल संचार, दो व्यक्तियों का आमने सामने बैठ करके, खड़े होकर के वार्तालाप करना, ये कहलाता है अंतरवैयक्तिक संचार। समूह संचार, जैसे कक्षा में हम समूह में एक साथ आपसे बात कर रहे हैं, या कोई बच्चा कक्षा में सभी को संबोधित करते हुए बात कर रहा है, हमसे कुछ कह रहा है, अपने विचार रख रहा है, वो हो गया समूह संचार। जनसंचार जो आप पढ़ रहे हैं बच्चों, इस पे ध्यान दीजिए। जनसंचार प्रत्यक्ष संवाद की अपेक्षा तकनीक या यांत्रिक माध्यम के जरिए विशाल जनसमूह के साथ संवाद स्थापित करना ही जनसंचार कहलाता है। अब है जनसंचार के कार्य। देखिए, आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जनसंचार के कार्य लिखिए। आप कहेंगे सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच उपलब्ध करवाना इत्यादि। बच्चों, ये टॉपिक्स मैं वीडियो में ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगी, क्योंकि आपके पास 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं, इसलिए इन्हें समराइज़ करना ही मैं ज़्यादा उचित समझूंगी। आप देखिए, इसके बाद आगे संचार के माध्यम। ठीक है, जनसंचार के माध्यमों के अंतर्गत सबसे पहले देखिए दृश्य माध्यम, जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, जैसे कि वे माध्यम जिनके द्वारा हम दूसरों तक अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, जैसे पुस्तक, पत्र, पत्रिकाएं, चित्र, मानचित्र इत्यादि। ये सब किस में आते हैं? दृश्य माध्यम में आते हैं। आपसे पूछा जाएगा मानचित्र संचार का कौन सा माध्यम है, आप कहेंगे दृश्य माध्यम। फिर दूसरे नंबर पे आता है श्रव्य माध्यम। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट भी कीजिएगा बच्चों। दृश्य माध्यम जिन्हें सुना जा सकता है, सिर्फ सुना जा सकता है, सुन करके, जैसे रेडियो पे कोई बात आ रही है, रेडियो के जरिए आप तक कोई बात पहुंच रही है, वह हो गया श्रव्य माध्यम। तो इसके अंतर्गत आते हैं टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर और रेडियो। फिर आता है दृश्य श्रव्य माध्यम, जिन्हें सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है, जैसे टेलीविज़न, उसमें हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। सिनेमा, कंप्यूटर, ये सब क्या है? कंप्यूटर यानी कि इंटरनेट। तो ये सब क्या है? दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए इंटरनेट संचार का कौन सा माध्यम है, आप उत्तर लिखेंगे दृश्य श्रव्य माध्यम। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से होते हैं। प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो जनसंचार माध्यम प्रचलित हैं वो क्या है? प्रिंट मीडिया है, मुद्रित माध्यम जिसको हम कहते हैं। दूसरा है टेलीविज़न, तीसरा है रेडियो, FM आप सुनते हैं, चौथा है इंटरनेट। रेडियो जिस पे आप प्रधानमंत्री जी की मन की बात भी लोग सुनते हैं, FM चैनल्स आजकल इतने लोग सुनते हैं, वही है रेडियो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रिंट माध्यम अर्थात मुद्रित माध्यम। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? प्रिंट माध्यम है, अर्थात मुद्रित माध्यम है। आधुनिक समय में छापे खाने का, आधुनिक यानी कि आज के टाइम में जो छपाई का जो कार्य होता है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? उसका आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है बच्चों, नोट करते जाइए। विश्व में सबसे पहले छापा खाना जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। कब किया था? मैं अभी, ठीक है बच्चों, तो देखिए आधुनिक छापे खाने का आविष्कार, वैसे तो मुद्रण का आरंभ चीन से हुआ था, लेकिन इसके आविष्कार का आधुनिक समय में जो छापाखाना है उसका आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। छापाखाना अर्थात प्रेस के आविष्कार से जनता को काफ़ी लाभ हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण के रेनेसां के आरंभ में छापेखाने की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक, दूसरा है भारत में पहला छापाखाना सन 1956 गोवा में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए किया था। इसके पश्चात मुद्रण तकनीकी में ज़्यादा बदलाव आया और मुद्रित माध्यमों का विस्तार हुआ। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत अखबार, पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं।
फिर इसके बाद है प्रिंट या मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती हैं? छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, इन्हें सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार से पढ़ा जा सकता है, अर्थात ये स्थायित्व होता है, इनमें फेरबदल नहीं हो सकता। जो एक बार लिखा जा चुका है वह किसी और के द्वारा बदला नहीं जा सकता है, और ये बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। यह माध्यम लिखित भाषा का विस्तार करते हैं, इससे लिखित भाषा का विस्तार होता है। चिंतन, विचार और विश्लेषण के लिए बहुत बढ़िया साधन है। अब है मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। भाषागत शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, समय, शब्द व स्थान की सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेखन में तारतम्यता एवं सहज प्रभाव होना चाहिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जनसंचार का दूसरा माध्यम रेडियो, जिसे आकाशवाणी भी कहा जाता है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, इसमें शब्द एवं आवाज़ का महत्व होता है। रेडियो एक रेखीय माध्यम होता है। रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। ये भी आपके पास प्रश्न आता है बच्चों कि रेडियो समाचार लेखन की शैली क्या होती है। आप कहेंगे एक रेखीय, फिर आपसे पूछा जाएगा कि उल्टा पिरामिड क्या होता है, तो आप लिखेंगे उल्टा पिरामिड एक समाचार लेखन की शैली होती है जिसमें इंट्रो, बॉडी और समापन 3 भाग होते हैं। इसको मैं आपको आगे विस्तृत रूप से समझाऊंगी। इसमें तथ्यों को महत्व के क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में तथ्यों को रखा जाता है, उसको कहते हैं उल्टा पिरामिड। इम्पॉर्टेंट बात सबसे ऊपर, फिर धीरे 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 घटते हुए क्रम में महत्वपूर्ण तथ्यों को घटते हुए क्रम में रखा जाता है। अब आप पढ़ेंगे जनसंचार का तीसरा माध्यम दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न। भारत में टेलीविज़न का आरंभ 15 सितंबर सन 1959 यानी कि 1959 को हुआ था। यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के आसपास के गांवों में 2 टीवी सेट यानी कि बड़े बड़े स्क्रीन पर्दे लगा दिए गए थे, जिन्हें 200 से ज़्यादा लोगों ने देखा था, और इसका उद्देश्य था भारत में शिक्षा का प्रचार। सन 1965 के बाद विधिवत रूप से टीवी सेवा आरंभ हुई। कहाँ? भारत में 1965 के बाद विधिवत रूप से टीवी सेवा आरंभ हुई और सन 1976 में दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना हुई। दूरदर्शन की स्थापना 1976। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय व सशक्त माध्यम टेलीविज़न है। इसमें ध्वनियों के साथ साथ दृश्यों का भी समावेश होता है। इसके लिए समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द व पर्दे पर दिखने वाला दृश्य समान हो। ठीक, इसके बाद आता है इंटरनेट। इंटरनेट विश्वव्यापी अंतर्जाल है। प्रश्न आएगा आपके पास, इंटरनेट किसे कहते हैं? आप लिखेंगे इंटरनेट विश्व सूचनाओं का विश्वव्यापी अंतर्जाल है, संसार का सबसे नवीन व लोकप्रिय माध्यम है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित हैं। यह जहां सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए यह श्रेष्ठ माध्यम है। कौन? इंटरनेट। तो बच्चों, इतना आप समझ गए कि जनसंचार के जो मुख्य माध्यम हैं उनके बारे में। इसके आगे आज के लिए बस इतना ही। इस पर आधारित कुछ छोटे छोटे प्रश्न मैं आपको दूंगी, तो इसी वीडियो में से छांट के आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है बच्चों?